ठाकुर का आशीर्वाद विभाग बना रहा। एनसीपी कांग्रेस का अगर सफाया हो गया तो आप मान लीजिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना निश्चित है। महाराष्ट्र में भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं को मतदाता चुनेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार हरियाणा में बनाएगी। महाराष्ट्र के कांग्रेस एनसीपी सरकार से यहाँ की जनता दुखी है, परिवर्तन चाहती है और बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। हमें तो काफी उम्मीद है कि 100% यहाँ से हम चुन के आएंगे। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है 100% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आज जीतने वाली है। क्लियर मेजोरिटी हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि एक ऐसी सरकार आप बना करके दो जिसने देश में उम्मीद जगाई है। चुनाव में तो मुकाबले होते ही हैं। मेरे को जिस हिसाब से मैं हरियाणा में घूमा हूं और जन समर्थन मिल रहा है हर वर्ग का प्रदेश में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं तीसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यही मैं रहने वाला हूँ और यही मैं जीने वाला हूँ, तो हम और आप साथ में मिलकर मार्चों को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं क्लियर मेजॉरिटी देखती हूँ। मोदी जी की लहर यानी विकास के राजनीति की लहर, और वो महाराष्ट्र में दिख रही है और लोग विकास की राजनीति के लिए आज वोट करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और जैसा कि अभी आपने देखा, आज हम आपको बताने वाले हैं किस में कितना है दम, क्योंकि जितने भी नेताओं को अभी आपने सुना, अगर उन पर विश्वास करें तो सभी की सरकार बन रही है, सभी जीतने वाले हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और जनता का फैसला ईवीएम में लॉक हो गया है। और इसी के साथ जी न्यूज पर शुरू हो गया है महा एग्जिट पोल। यह देश के सभी एग्जिट पोल्स का संगम है और आज हम अपने दर्शकों के लिए देश के सभी एग्जिट पोल्स का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल्स आपको हर चैनल पर देखने को मिलेंगे, लेकिन तमाम एग्जिट पोल आपको एक दिशा दिखाएंगे और वो दिशा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम दोनों राज्यों के सबसे सटीक आंकड़े आपके सामने आज रख सकें और इन आंकड़ों को देखकर यह पता चल जाएगा कि राजनीति की दुनिया में इस बार किसकी दिवाली धमाकेदार होगी और किसका दिवाला निकलने वाला है। जी हां, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला का क्या होगा? महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की दिवाली कैसी रहेगी? शरद पवार अपनी आखिरी राजनीतिक इनिंग्स में शतक लगा पाएंगे या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिवाली का कोई गिफ्ट देगी या नहीं देगी? तो अब से थोड़ी देर के बाद हमें आंकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार और बाकी है और एग्जिट पोल्स के जरिए देश का मूड आप सबको पता चलेगा। शाम का समय है, आपको अपने रिमोट को कष्ट देने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको लगातार अब जी न्यूज के साथ बने रहना चाहिए, मेरे और रोहित के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल्स देखने के लिए भटकने की बजाय आप जी न्यूज पर महा एग्जिट पोल देखकर महाराष्ट्र और हरियाणा की राजनीति के एक्सपर्ट आप आज बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर दर्शक एक्सपर्ट बने और हम एक जागरूक समाज बना सकें। तो शुरुआत करते हैं आज और आपको बताने की कोशिश करेंगे अब मैं और मेरे सहयोगी रोहित कि आज दिन भर क्या हुआ जी और लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या फैसला सुनाया है। बिल्कुल, इस वक्त वोटिंग खत्म हुई है, अभी 2 ही 3 मिनट हुए हैं और आपको यह बता दें कि 6 बजे तक जितने लोग कतार में लगे रहते हैं उन सबको वोट डालने का मौका मिलता है। हरियाणा में बम्पर वोटिंग हुई है, 72.7% वोटिंग का आंकड़ा अब तक आ चुका है। साल 2009 में भी हरियाणा में बम्पर वोटिंग हुई थी, तब 72.9% वोट पड़े थे। महाराष्ट्र में अभी तक शाम 4 बजे तक के ही आंकड़े हैं और तब तक महाराष्ट्र में 48% से कुछ ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। साल 2009 में महाराष्ट्र में 59.5% वोटिंग हुई थी, यानी कि लगभग 60% के आसपास पिछली बार वोट महाराष्ट्र में पड़ा था। ये एक चिंता का विषय हो सकता है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी लहर की बात हो रही थी, वहां हुदहुद तूफान हो सकता है कि महाराष्ट्र की वोटिंग पर हावी पड़े। बहुत से ऐसे इलाके जहां भारी बारिश हो रही थी, जहां बहुत से लोग वोट डालने के लिए नहीं जा पाए होंगे, वहां से चिंताजनक खबर हो सकती है उन पार्टियों के लिए जो ये उम्मीद कर रही थी कि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो वो हमारे पक्ष में जाएगी। हम आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद रहेगा। आपका सबसे तारुफ कराएंगे, उसके पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने इलेक्शन वॉर रूम में। मेरी सहयोगी रूबिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रूबिका, बताइए क्या आंकड़ा आप इस वक्त दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को?
देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे पास आए और ये महा एग्जिट पोल के नतीजे या ये कहिए डिजिट्स हम जनता तक पहुंचा। उससे पहले थोड़ा पीछे की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको साल 2009 में लेकर जा रही हूं। उस वक्त किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा था, किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, ये बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा 2009 की बात करूंगी, जिसमें 2009 में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर वोट के रहे तो वो कौन सी पार्टी को रहे। आंकड़े आना आपके सामने शुरू हो गए। कांग्रेस को 35.08 मिले थे, INLD को 25% मिले थे, उससे कुछ ऊपर। HJC की अगर बात करूं तो 7.40% यहां पर मिले थे। ये पूरा का पूरा देखिए पाई चार्ट के जरिए बताने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ आपको डिजिट्स में वो परसेंटेज नजर आ रहे हैं। बीजेपी बहुत कम पर सिमटी थी, बीजेपी 9.04%, लेकिन इस बार क्या वाकई कमाल कर पाती है और अन्य के खाते में कुल मिलाकर 21% आए थे। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल में ये क्या उलटफेर होता है, दिवाली दिवाला में या दिवाला दिवाली में टर्न होती है अलग अलग पार्टियों के, ये इसका हमें इंतजार करना होगा। अच्छा, किसको कितनी सीटें आई थी वो भी बताना आपको जरूरी है। ये तो वोटिंग परसेंटेज की बात हो गई। अब जरा सीटों की तरफ रुख कर लेते हैं हम। सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस को 40 मिली थी पिछले विधानसभा की बात करें, INLD को 31 यानी 31, HJC को 4 मिली थी और फिर बीजेपी की बात करें तो 4 पर ही मामला सिमट कर रह गया था। लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है, थोड़ा सा इंतजार। और अन्य की अगर यानी अदर्स की बात करें तो 9 सीटें इन सबके खाते में आई थी। बैक टू स्टूडियो, रोहित, सुधीर। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका, आप रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी लगातार आपके पास आएंगे और इस तरीके से आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान हैं बहुत सारे, हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स आते रहेंगे, पैनल में बदलते रहेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता रामदास कदम हमारे साथ आ गए, मुंबई से मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय सिंह और हिसार से राकेश तनेजा हरियाणा के राजनीतिक जो घमासान है उस पर रोशनी डालेंगे हमारे साथ, और TR रामचंद्रन साहब वरिष्ठ पत्रकार यहां इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। सुधीर, आप सबसे पहले किससे सवाल पूछना चाहते हैं? मैं TR से सवाल पूछना चाहूंगा। TR रामचंद्रन जी, थोड़ी देर और बची है, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन दिवाली से पहले आपको क्या लगता है, कौन सा बड़े धमाके की उम्मीद आप लगाकर बैठे हैं? देखिए, मैं तो उम्मीद लगा के नहीं बैठता, बट मेरा सोच ऐसे है कि इस तरह सुई जा सकती है। सुधीर साहब, अगर आप देखेंगे अभी 4-4.5 महीने हुए हैं जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका हनीमून पीरियड अभी चल रहा है, उस पर कोई कटौती दिख नहीं रही कहीं पर भी। और ये उनके लिए हरियाणा और महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, इसलिए क्योंकि वो अब ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को अगर कोई चैलेंज कर सकता है और कर रहा है इस देश में, वो सिर्फ भाजपा है। और भाजपा जितने राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी उतनी मजबूत होगी और कांग्रेस की स्थिति उतनी खराब होगी। महाराष्ट्र उनको जीतना मेरे ख्याल में बहुत महत्व रखता है। महाराष्ट्र उनके जेब में आ गई अपने आप में और उनको गठबंधन नहीं करना पड़ा। फाइनेंशियल मार्केट्स का जो कंट्रोल होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। अगर वो अचीव कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो वर्चुअली किंग हो गए इस देश का। जहां हरियाणा का सवाल है, मेरे आने के कुछ देर पहले तक मैंने जो लोगों से बात की उनका ये कहना था कि 51% वोट ऐसे हैं जो 38 ईयर्स से कम हैं, 38 साल से कम हैं, और जिनका अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि किस तरफ वो वोट करेंगे। वहां पर जो लड़ाई हुई है वो त्रिकोणा जरूर हुआ है और उसमें मेजर लड़ाई बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला साहब की हुई है। चौटाला साहब ने एक चीज पे कमाल की कि उन्होंने अपनी पार्टी और अपने पार्टी के लिए जो उन्होंने कैंपेन किया, वो चुपचाप वो जेल से बाहर निकले, कंप्लेन करके वापस जेल चले गए। तो आखिरकार उसका असर चौटाला साहब के पार्टी पे कुछ जरूर हुआ है। अब आखिरकार ये 51% वोट, अगर इसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी शामिल है और यंगर वोटर इस देश में चाहता है कि वो बीजेपी को वोट करे और सिर्फ एक वजह से कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी मुसीबत जो बीजेपी की इस बार रही है कि उनके पास शुरू से कोई एक दिग्गज नेता ना हरियाणा में था ना महाराष्ट्र में था।
महाराष्ट्र में अब जो वो बात कर रहे हैं वो उनके बीजेपी के अध्यक्ष फडणवीस साहब हैं और उन्होंने 15 साल में काफी काम किया, इस पे कोई दो राय नहीं है। और ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत के आएगी तो उनको ज्यादा कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, फडणवीस साहब को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर ये मत भूलिए कि बड़े सालों बाद एक नॉन मराठा बनेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है और बड़े सालों बाद ये एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहां बन सकते। बिल्कुल। और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, महाराष्ट्र के 17 मुख्यमंत्रियों में से जो 10 मुख्यमंत्री रहे हैं वो मराठा मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रामदास कदम शिवसेना के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं और कदम साहब के पास चलते हैं। रामदास कदम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जय महाराष्ट्र जी, सबसे पहला सवाल यही है कि हम आंकड़े अभी हमारे पास आने वाले हैं, लेकिन अगर मैं ओपिनियन पोल्स के बारे में आपको बताऊं तो ओपिनियन पोल्स अभी तक जो हमें बताते आए हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने शिवसेना से अलग होकर फिलहाल कोई गलती नहीं की है। नहीं, अभी घोड़ा मैदान लंबा नहीं है। ये जो पोल आप जो दिखाते हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। हमने जो मेहनत की है महाराष्ट्र में और जो बाला साहब का योगदान है ये महाराष्ट्र में, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि भाजपा या कोई भी महाराष्ट्र में शिवसेना के आगे नहीं जा सकते हैं। 19 तारीख लंबी नहीं है, बहुत नज़दीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन एक बात का दुख हमें यह है कि मोदी जी के ऊपर हम लोग सभी का विश्वास था। ये जो शिवसेना भाजपा का गठबंधन था ये 25 साल से था। वो हिंदुत्व के वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये भूमिका उस वक्त महाजन जी है, मुंडे जी है, अडवाणी जी है, शिवसेना प्रमुख जी है, इनके माध्यम से ये भूमिका तय हुई थी। तो कदम साहब, दिवाली में एक हफ्ते का वक्त बचा है, चाहिए नहीं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि नतीजा आने के बाद प्लीज मुझे बात कीजिए, मुझे बात करने दीजिए प्लीज, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। आपका मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरी बात सुनिए आप प्लीज। तो हमने मोदी जी का सबने डट के मिल के मेहनत से काम किया महाराष्ट्र में। उद्धव जी ठाकरे इनका जो आदेश आया वो आदेश का पालन महाराष्ट्र के सभी सैनिकों ने किया। हमें ऐसा लगा था कि मोदी जी जब पंतप्रधान कुर्सी में बैठेंगे तो हमारा कुटुंब का आदमी वहाँ बैठेगा, हमारा गठबंधन का वहाँ पे पंतप्रधान करके मोदी जी बैठेंगे। एक अच्छा आदमी, ये देश को नेता जो जैसा चाहिए वैसा नेता वहाँ पंतप्रधान करके बैठेंगे, ये हमारी उम्मीद थी और हमने मेहनत किया। मोदी जी बैठे पंतप्रधान के कुर्सी पे। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी के या भाजपा के अच्छे दिन आ गए, जब भाजपा के अच्छे दिन आ गए तो हमारे साथ छोड़ा उन्होंने जी, इति तो तोड़ दिया। शिवसेना प्रमुख के दोस्त थे, 25 साल से ये गठबंधन था। और जब शिवसेना प्रमुख जाने के बाद उनके जो सुपुत्र है उद्धव जी, उनको साथ में लेकर जाना चाहिए था, नैतिकता होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा ने वो नैतिकता नहीं दिखाई। भाजपा ने शिवसेना के साथ में धोखाधड़ी की। कदम साहब, मैं कुछ बोलूं बीच में? उन्हें तो खंजीर भोंका ऐसा मैं कहूंगा हमारे पीठ के ऊपर। ये कदम साहब, ये सब बातें पुरानी हो गई। अब तो आप जो बात ये जानना चाहते हैं कि खंजर, आप जो पोल की बात करते हैं, सब कुछ हो गया, इसके बाद क्या होगा? मैं भी महाराष्ट्र में घुमा हूँ, सभी महाराष्ट्र में मैं घुमा हूँ, हर जिले में मैं गया हूँ। आज हर जिले का जो वातावरण है हमारे शिवसेना का, मैंने अपने आंख से देखा हूँ, आज भी देखा हूँ। तो ये एग्जिट पोल जो है इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल आया था वो शिवसेना के 10-11 MP आएंगे, ऐसा ही पोल था। तो उस वक्त भी उनका जो अंदाजा था वो गलत निकला ना लोकसभा के चुनाव में भी। तो इसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। लोकसभा में एग्जिट पोल जब आए थे तो वो ये कह रहे थे कि बीजेपी आ रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और वैसा ही हुआ। नहीं, शिवसेना के 10-11 आ जाएंगे
ऐसा एग्जिट पोल में आया था लोकसभा में, आप देख लीजिए जी, देख लीजिए। तो वहां लोकसभा में जो आपका जो एग्जिट पोल का आंकड़ा जो गलत होता है, आपका अंदाज गलत निकलता है, तो इसमें क्यों नहीं आएगा, गलत क्यों नहीं होगा विधानसभा में? वो टाइम पे तो हम सबकी इच्छा थी कि मोदी जी बैठना चाहिए। मोदी जी को तो हमने बड़ा किया, हमने वोट दिए। सभी महाराष्ट्र के सभी लोगों को चाहते थे कि मोदी जी बैठना ही चाहिए कुर्सी पे। तो मोदी जो वहां बैठे हैं उसमें हम लोग का भी योगदान है ना। कदम साहब, हम सभी को मोदी जी को बिठाना था तो हमने बिठाया पंतप्रधान की कुर्सी पे। ठीक, अभी क्या मोदी जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनना है? नहीं, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अभी बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात से हम 100% सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन उद्धव ठाकरे को बनना है। कांग्रेस 1.5 दशक राज कर चुकी है। पृथ्वीराज चौहान उद्धव जी को नहीं बनना, हमें बनाना है जी, हमें बनाना है उनको, हमें बनाना है उनको। ठीक, अब सवाल सुन लीजिए, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। महाराष्ट्र का आपको नहीं लगता हमें बनाना है? महाराष्ट्र के ऊपर भगवा झंडा हमें फहराना है। ठीक, आपको नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां राजनीतिक करियर शुरू होने के पहले ही खत्म होने की स्थिति भी आ सकती है अगर नहीं जीतती है शिवसेना अकेले? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कितने लोगों ने भगवान को पानी में रखा है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं होगा। महाराष्ट्र उनके साथ में है, महाराष्ट्र की जनता उनके साथ में है। और एक बात मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर किसको लगता है कि गुजराती लोग मोदी के साथ में है तो मुंबई में, तो वो भी उनका अंदाजा गलत है। आज मुंबई में गुजराती समाज भी शिवसेना के साथ में है, मैं दावे से कहता हूँ। आगे आप बोले, मैं बताता हूँ क्यों, उसके वजह भी आपको मैं बताऊंगा। बोलिए आप। चलिए, शुक्रिया कदम साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। मैं प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की नेता हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी एक सवाल मैं लेना चाहता हूं। प्रियंका, आपने सारी बात सुन ली है उनकी, आपका एक कमेंट मैं चाहता हूं। नहीं, मैं इस पे कमेंट क्या करूं। उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई है भारतीय जनता पार्टी के साथ और कैसे उनको धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, और आगे जाते हुए क्या उनका विजन रहेगा उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आपके साथ वाले आए नहीं, वरना वो भी यही बातें करते। प्रियंका, मुझे नहीं समझ में आया मैं कमेंट क्या इस वक्त तो सभी एक ही कश्ती में, सभी एक बोट में ट्रेवल कर रहे हैं ना महाराष्ट्र में। तो आपके साथ वाले आए नहीं, वरना वो भी बताते कांग्रेस ने कैसे धोखा दिया। नहीं, हमारे, अगर आपने एनसीपी और कांग्रेस के कोई भी डिबेट्स देखे होंगे, जिस तरीके से बैक स्टैबिंग भारतीय जनता पार्टी ने की, यहाँ पे एक म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था एनसीपी का और कांग्रेस का। ये नहीं था जिस तरीके से एंड मोमेंट पे बीजेपी इनको रखवाती रही, और जिस तरीके से इनका साथ लिया सेंट्रल जनरल इलेक्शंस में, और अब आकर उनका साथ छोड़ा है। बहुत स्पष्ट है किस तरीके की राजनीति हुई है, किस तरीके का ऑपर्चुनिज्म भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। तलाक होता है, आप कागज घर पे साइन कर लीजिए, अदालत में जज के सामने कीजिए। रिजल्ट्स का सबको इंतजार है। आई एम सॉरी, आपने क्या सवाल कहा? मेरा कहना है कि तलाक होता है, कोई घर पे साइन कर ले पति पत्नी, या अदालत में जज के सामने जाकर करें, तलाक तो हुआ ही ना। नहीं, इनका तो डिवोर्स भी तो थोड़ा अटपटा सा है ना। साथ हैं, सेंटर में साथ हैं, बीएमसी में साथ हैं, बस सिर्फ असेंबली इलेक्शन में अलग अलग हुए हैं, तो इनका डिवोर्स नहीं कहा जाएगा। डिवोर्स हमारा हुआ है एनसीपी के साथ, कोर्ट में हो, आप देखो कोर्ट में करें या हमने घर में किया हो, प्रॉपर डिवोर्स है। इनका डिवोर्स नहीं है, इनका ऑपर्चुनिस्टिक ब्रेकअप है। संजय, क्या ऑपर्चुनिज्म एक तरफ है या दोनों तरफ है? रोहित, आपके सवाल से सुनाए। जी, मेरा सवाल यह है, ऑपर्चुनिज्म की बात हो रही है, वो एक तरफ है या सब तरफ है? हर किसी ने मौका परस्ती, देखिए क्या रोहित, हर तरफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ दो तरफ नहीं, 5 तरफ है, क्योंकि 5 कोणी मुकाबला हुआ है, तो हर तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि और इसके लिए वजह भी ये है कि न सिर्फ जीतने के लिए ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बड़ी पार्टियां, जो बड़े नेता, उनके लिए हारने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब चाहे हम शरद पवार की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, या फिर नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर यहाँ पे वोट मांगा गया है, उनकी बात करें, हर एक के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मतदान खत्म हो चुका है, आखिरी कुछ जो मतदाता आ जाते हैं उनकी अब वोटिंग चल रही है, तो जाहिर तौर पर जब पूरे तौर पर इसका एंड हो जाएगा, उसके बाद इनके जो बयानों में अब तक जो तलखी आई थी वो अब नरमी में तब्दील होने लगेगी। आज ही रामदास आठवले, जो आरपीआई आठवले गुट के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं उद्धव और बीजेपी के बीच में मध्यस्थता कराने को तैयार हूं। इस तरह की बातचीत वगैरह के बयान आने अब से शुरू हो गए, तो जाहिर तौर पे अगले 24 से 48 घंटे में ये जो बयानबाजी की तलखी जो पिछले 10 दिनों से दिखाई दे रही थी वो कम होगी, और सभी जो दल हैं सोचेंगे कि 19 तारीख के बाद अगर जो
क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अलग अलग निकल कर आ सकते हैं, जिसके हिसाब से ये अपनी जो अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम तौर पे यूटिलाइज कर सके। रोहित जी, रोहित, एक बार रामदास कदम अगर हमारे साथ हैं तो उनके पास एक बार फिर से मुझे लगता है चलना चाहिए। कदम साहब, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे ये सवाल हम जो जानना चाहते हैं कि आपने नाता तोड़ लिया बीजेपी से, आपने स्टेट में नाता तोड़ लिया या बीजेपी ने आपसे नाता तोड़ लिया? आप गलत बोलते हैं। आप गलत बोलते हैं। आपने गलत बात कही है। नाता हमने नहीं तोड़ा बीजेपी से, बीजेपी ने हमसे नाता तोड़ा है। अच्छा, ठीक है, चलिए। भाजपा ने हमसे नाता तोड़ा है, बीजेपी ने तोड़ी है। बीजेपी ने आपसे नाता तोड़ लिया, नाता हमने नहीं तोड़ा है। आप सेंटर में उनसे नाता क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? जी, नहीं, देखिए, अब ये सब बात है ना, अब ये कल 19 के बाद आपको पता चलेगा। 19 से पहले क्यों नहीं? में क्या होगा, महानगर मुंबई महानगर पालिका में क्या हुआ, नासिक महानगर पालिका में क्या हुआ, आपसे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं? बाद में आपके वोटर को कंफ्यूजन है इस बात का कि आप बीजेपी के साथ हैं या नहीं? क्योंकि दिल्ली में आप हैं बीजेपी के साथ, आपके लोग सरकार में मंत्री हैं और वहां आप नहीं है, तो आपका वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? दिल्ली में आप अगर हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, खाली क्वेश्चन ही पूछते जाएंगे, अगर हम हमसे जवाब नहीं देंगे तो उसका इधर यहाँ बैठने का मतलब कुछ नहीं हमारा ना। तो आप हमारी भी बात सुन लीजिए ना प्लीज। बिल्कुल सुनेंगे, बात सुन लीजिए ना जी। देखिए, वहां जो दिल्ली में बैठा है वो अभी बात तो सुन ले, आप बात तो सुन लिए ना प्लीज। आप ऐसे कैसी बात कर सकते हैं? हमारी बात सुन लीजिए ना। तो लोगों को ऐसा कैसा दिखा सकते हैं? हम क्वेश्चन पूछते हैं और सामने से जवाब नहीं मांगते आप। कदम साहब, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। आनंद गीते की जो बात है तो सुन लेना फिर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि दिल्ली की जो बात है वो एनडीए के माध्यम से वहां पे गीते को मंत्री पद दिया है मोदी जी ने, मेबन नहीं किया हमारे पर। ये महाराष्ट्र की बात जो है, चुनाव की गठबंधन टूटा है उसका और एनडीए का आप सलग कैसा जोड़ते हैं? और जब एनडीए टूट जाएगा तो गीते निकल जाएगा ना, रिजाइन उद्धव जी लेंगे उसका रिजाइन। सही वक्त पे जो डिसीजन लेने का उद्धव जी लेंगे ना जी। तो आप ये मत समझे मुंबई महानगर पालिका क्या करना है, उसके लिए उद्धव जी सक्षम है। वो ठाकरे है, ठाकरे आप नहीं जानते हैं उनको। हाँ, डिसीजन सही वक्त पे सही डिसीजन ले लेंगे, आप फिक्र मत करना उसके लिए। चलिए, शुक्रिया कदम साहब। पूरा देश जानता है ठाकरे कुटुंब को। जी, शुक्रिया कदम साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वैसे एक हिंदी की कहावत है, कहते हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि जो अपने को अच्छा लगे वो अपने पास रख लिया जाए और जो खराब लगे उससे किसी तरह से पीछा छुड़ा लिया जाए। और इस वक्त महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के गठबंधन जो थे, कांग्रेस एनसीपी, वहां भी स्थिति यही है। वहां विकास का श्रेय दोनों पार्टियां लेना चाहती है, भ्रष्टाचार का कोई नहीं लेना चाहता। और